यस, हेलो एवरीवन, हेलो टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है। फटाफट जल्दी से सभी लोग कंफर्म कर देंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फटाफट जल्दी से सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर डिस्कशन। फिर हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? ऑडियो वीडियो क्लियर है भैया, एक बार कंफर्म कर देना। चलें फिर डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। ऑडियो वीडियो क्लियर है, वेरी गुड। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग? तो बेटा आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में जैसा आप सभी को पता है कि अभी हम लोग यहाँ पर इस यूट्यूब क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में, जहां पर अभी मेन जो डिस्कशन चल रहा है दैट इज रिलेटेड टू द, बट ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट क्लास में सर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले क्या हिस्टोरिकल इवेंट थे। ऐसी जानकारी के बारे में बात किया था जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पहले जो हालात थे उनको आपने समझा था लास्ट लेक्चर में। तो आई होप सभी ने लास्ट लेक्चर देख रखा है। इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है इंडियन पॉलिटी की। क्लियर कर देना चाहता हूं मैं सभी एग्जाम के लिए, जितने भी आपके टेक्निकल एग्जाम है, जेई और एई के एग्जाम, चाहे वो आप एसएससी जेई की बात करें या किसी और जूनियर इंजीनियर एग्जाम की बात करें, स्टेट एई असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम, और साथ ही साथ जो आपके टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जहां पर भी आपका जीएस वाला पार्ट रहता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए डिस्कशन यूजफुल होने वाला है। क्या क्या इस सीरीज में आपको मिलने वाला है, तो यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और साथ साथ आपके इन एग्जाम्स में, इन सभी एग्जाम से रिलेटेड आए हुए क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन भी साथ साथ करते रहेंगे, तो साथ साथ प्रैक्टिस भी होता रहेगा। तो सभी लोगों ने पहला लेक्चर देख लिया, एक बार कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में। ठीक है, सभी लोगों ने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। मिस मत करिएगा, बहुत लंबी सीरीज नहीं रहने वाली है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होगा, एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन होगा, तो सारे क्लासेस को अच्छे से फॉलो करिए। डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। और आज जो हम लोग को बात करनी थी, आज हम लोग को बात करनी थी, वी नीड टू डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लास्ट क्लास में हम लोग पहुंच गए थे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक, और एक जल्दी से रिकॉल करते हैं, कनेक्ट करते हैं लास्ट लेक्चर से। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक ये डिसाइड हो गया था कि ठीक है भाई, अब ये फाइनल है, फाइनल एक्ट है जो आपके अब तक के, अब हम लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, ब्रिटिश ने ऐसा बोला। ठीक है, अब जो आप देश है आप अपने हिसाब से चलाइए। उससे रिलेटेड उन्होंने एक्ट निकाला जहां पर क्लियरली ये हो गया कि भाई अब फाइनली अंग्रेजों का पलायन अब यहां से हो रहा है, अंग्रेज अब जा रहे हैं छोड़ के। ठीक है, अब उसके बाद बातचीत शुरू होती है कि भाई ठीक है, अब देश हमको अपना चलाना है। तो जाहिर सी बात है, अगर देश एक सिस्टमेटिक वे में आपको चलाना, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि इंडिया, वो उस समय का भी इंडिया था, अलग अलग रियासतें थी। हाँ, कोई कहीं का राजा है, कोई कहीं का राजा, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी। अब वो डाइवर्सिटी आप देख सकते हैं, कल्चर वाइज देख सकते हैं, हर जगह का अलग अलग कल्चर, बहुत बड़ा देश की बात आप करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बातों से तो काम नहीं चलेगा, इतना तो समझ में आ रहा है ना। देयर शुड बी सम गाइडलाइंस, देयर शुड बी सम सिस्टम, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाना पड़ेगा। तो बातचीत शुरू हो गई कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, उसमें अलग अलग कमेटीज बनाई गई, जिसमें सबसे पॉपुलर कमेटी जिसके बारे में आप बातचीत करते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। उस समय के जो ज्ञानी लोग थे, जिनको इन सब चीजों का ज्ञान था, उन सभी लोग को शामिल किया गया, और उसके बेसिस पे अब यह योजना बनाना शुरू किया गया कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। अभी उस पार्ट से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो अब हम समझना चाहते हैं, या इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के समय किन किन बातों का ध्यान रखा गया, वो एक एक चीज आपको पता चलेगा। आप इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाएंगे अगर आप समझते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं।
7 से 8 मेन फीचर्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से जनरली आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके उन फीचर्स के बारे में बातचीत स्टार्ट करते हैं और उनको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भैया, चलिए पहला डिस्कशन देखिए। तो अगर की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर जो है दैट द अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है विश्व का सबसे लंबा लिखित दस्तावेज, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? हाँ है। साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट्स है, लिविंग डॉक्यूमेंट भी आप इसको बोलते हैं। तो अब यहां पर अगर इसके मेन फीचर्स की बात करें तो टोटल 448 आर्टिकल्स हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। 25 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल हैं। 25 पार्ट अभी इनके बारे में हम लोग को आगे सीरीज में बहुत डिटेल में बात करने वाले हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, शेड्यूल, ये सब डिस्कशन का पार्ट होने वाला है। एक ओवरव्यू मैं आपको देखता हूं, प्रोवाइड कर रहा हूं। 45 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया और दिसंबर 9 1946 में एक मीटिंग होती है। पहली मीटिंग किसकी मीटिंग होती है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जिम्मेदारी यह है कि अब हमें अपना भारत का संविधान प्रिपेयर करना है। ये सारा डेटा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग जो हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है सर। नवंबर 26 1949 को, जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, हमारा संविधान जो है वो बन के तैयार हो चुका था। हाँ, टोटल संविधान को बनने में ये भी पूछ लिया जाता 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। टोटल संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और फाइनली, अगर फाइनली मैं बात करूं तो 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। बट कब से ये इंप्लीमेंट किया गया? प्रिपेयर हो गया था, रेडी था, बट फाइनली देश में लागू कब से किया गया संविधान? तो आप सभी को पता है देश में संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी, और 26 जनवरी को ही हम लोग मनाते हैं रिपब्लिक डे। तो दोनों में फर्क है। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा भी था कि बेटा आपको यह बताना है कि ऐसा क्यों हुआ था कि हमारा संविधान नवंबर 1949 में बन गया था, बट उसको हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया लगभग 2 महीने बाद, 26 जनवरी, क्योंकि ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आई होप आप लोगों ने कमेंट किया होगा, नहीं किया है तो इस वीडियो में कमेंट करिएगा कि इसका क्या कारण था कि संविधान जो था वो बन गया था 26 नवंबर 1949 को, बट पूरे देश में इस संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी को। हिंट ये है इसमें आप लोग के लिए कि 26 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस डेट को और इंपॉर्टेंट बनाने के लिए डिसीजन लिया गया। इस डेट को और यादगार बनाने के लिए ये डिसीजन लिया गया कि ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 26 जनवरी आने वाला है और पूरे देश में संविधान को जो लागू करेंगे वो 26 जनवरी से करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने काफी हिंट दे दी है, आप लोग सब लोग बता पाएंगे। और इसी को हम लोग एज ए सेलिब्रेट करते हैं एज ए रिपब्लिक डे। पता है आपको, उस समय जब संविधान बना तो संविधान में 284 लोगों ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उसके 284 मेंबर ने साइन किए थे। ठीक है, जब फाइनली संविधान प्रिपेयर हो गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 284 मेंबर्स साइन द डॉक्यूमेंट, साइन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है बातें सारी, सारे की फैक्ट्स क्लियर हैं और सब आपके इंपॉर्टेंट है। वही सारी चीजें हैं कि फाइनली 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया। और 2 टाइम मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट, जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी मैं यहां पर हाईलाइट कर दे रहा हूं। ऑल्दो ये नोट्स मैंने इस तरीके से प्रिपेयर किए हैं कि बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आपको सारी चीजें क्लियर हो, बहुत हौच पौच ना हो। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूं। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, बहुत सारी कमेटीज थी जैसा मैंने आपको बताया, और उसमें मोस्टली उस समय के जो वकील थे, बाहर से पढ़े लिखे हुए लोग थे, जानकार लोग थे कानून के, जिनको समझ थी, उन सभी लोगों को एंगेज किया गया, उन सभी लोगों को इन्वॉल्व किया गया
इसकी प्रिपरेशन के लिए, ताकि हम बहुत स्ट्रांग एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर पाएं। बहुत ही जरूरी है। और जैसे जैसे इस कोर्स में आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उस समय कितना सिस्टमैटिक वे में ये प्लान किया गया होगा, ताकि आज तक चीजें बढ़िया चल रही और आगे भी चलेंगी, तो उसके लिए कितनी मेहनत लोगों ने की है। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन साहब थे अंबेडकर साहब। जैसा आप सभी को पता है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर was the chairman of the drafting committee, is widely regarded as the chief architect of the Indian Constitution। तो भैया चीफ आर्किटेक्ट किसको बोलते हैं? क्योंकि इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि ठीक है, हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, क्या चीजें हमारे लिए सुटेबल हैं, कौन सी पॉलिसीज, कौन से आर्टिकल हमारे देश के लिए अच्छे रहेंगे, ये सब पे डिस्कशन चलेगा। बहुत लंबा डिस्कशन चला, तभी देख रहे हैं आप इसमें टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लग गया। भाई किसी ने कोई प्रपोजल दिया कि ये कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ये आर्टिकल डाल देते हैं, फिर उस पर बाकायदा बातचीत होती थी। सारे मेंबर्स उसमें क्या करते थे, डिस्कशन करते थे, और उस डिस्कशन के जो फाइनल आउटकम आते थे उन उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता था कि फाइनली वी आर ऑप्टिंग दैट पर्टिकुलर आर्टिकल और थिंग और नॉट। तो पूरा सिस्टमैटिक वे में, डेमोक्रेटिक वे में पूरा काम चला है। तो या इस स्लाइड में आई होप सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हैं। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हैं कि नहीं? कहीं पे अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। यहां से आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है बेटा, ये दूसरी क्लास है, ये इस कोर्स की दूसरी क्लास है। पहली क्लास भी अवेलेबल है आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से, जहां पर हम लोगों ने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करी थी। तो एक बार आप उस क्लास को चेक कर लीजिएगा, उसके कोई डाउट्स एंड क्वेरीज रहते हैं आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी 2-3 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम लोग इससे रिलेटेड जितने टॉपिक पढ़ लेंगे, उससे रिलेटेड आपके अलग अलग एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पे भी बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि आप सिस्टमैटिक वे में अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो पॉलिटी वाले पार्ट में ना ही केवल आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे, साथ ही साथ ये बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आगे भी आप इसके बारे में और जानना चाहेंगे। ठीक है, क्लियर है भैया? बिल्कुल, ये बताया ना, पहली मीटिंग जो हुई थी बेटा 9 दिसंबर 1946, लिखा हुआ देखो, 9 दिसंबर 1946 को पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग हुई थी, जहां पर यह तय किया गया कि भैया अब हमें संविधान प्रिपेयर करना है। क्लियर है? ये लिखा हुआ है, मिस कर दिया क्या बेटा आपने? क्लियर है? चलिए आगे बातचीत कर लेते हैं, आगे थोड़ा सा और चलते हैं। जो आज हमारा मेन डिस्कशन, अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, और अब इस संविधान के की कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स जिसको आप बोलते हैं, उसके बारे में एक एक बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, समझने की कोशिश करेंगे और आसानी से समझ भी जाएंगे। और किन किन चीजों को ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी मार्क कर लेंगे, उसको भी हाईलाइट कर लेंगे। आ जाओ भाई, चलो हाईलाइटर यूज कर लें क्या? चलो इस सब्जेक्ट में हाईलाइटर यूज करने का ऑप्शन मिलेगा जनरली। है जैसे आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं उसी तरीके से कर लेते हैं। तो देखो पहला फीचर, जैसा मैंने आपको बताया, की फीचर 1, काफी वाहियात हाईलाइटर है, मजा नहीं आ रहा है इसमें, तो हम लोग इसको कर लेते हैं येलो कलर से, और यही बॉक्स सिस्टम बढ़िया रखते हैं। तो पहला है कि लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी देशों के संविधान हैं, भारत का संविधान जो है, भारत का जो संविधान है भैया, वो सबसे लंबा रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन संविधान है। क्या कारण थे ऐसे कि इतना लंबा क्यों हो गया? जाहिर सी बात है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया होगा, ज्यादा से ज्यादा चीजों को इंक्लूड किया गया होगा, जिसकी वजह से ज्यादा लंबा डॉक्यूमेंट हो गया। यस और नो? एक अगर आपके पास बुक है विच इज कंटेनिंग द मोर इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली द नंबर ऑफ पेजेस द इंफॉर्मेशन विल बी इज गोइंग टू बी मोर। तो उसी तरीके से भारत का संविधान इतना लंबा, लॉन्गेस्ट क्यों, क्या होने के मुख्य कारण क्या थे बेटा? मेन रीजंस पे ध्यान देना आपको। सबसे बात इंपॉर्टेंट ये थी कि भैया हम चाहते थे कि किसी भी तरीके की कोई एम्बिग्यूटी ना हो, इंश्योर कर पाए प्रॉपर क्लियरिटी इन गवर्नेंस को, है गवर्नेंस के लिए कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, प्रॉपर क्लियरिटी के साथ सारी चीजें मेंशन किया जाए। और क्योंकि इंडिया की वास्ट डाइवर्सिटी थी, जैसा मैंने आपको बताया, और कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर था,
उस समय की इंडिया की अगर आप बात करोगे तो रियासतें अपने अपने अलग तरीके से, सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कल्चरल डिफरेंसेस थे, सब कल्चर अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर है। जियोग्राफिकल डिफरेंसेस थे, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी थी। हाँ, कहीं प्लेन रीजन है, कहीं पे हिली रीजन है, टोपोग्राफिकल डाइवर्सिटी थी। तो इन सभी वजह से सबको इंक्लूड करते हुए, सबके बारे में बात करते हुए प्रोविजंस को प्रिपेयर किया गया, जिसकी वजह से आप ये बोल सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। ध्यान रहेगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है। पहला, अब देखो, जब पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये अभी की कंडीशन है कि टोटल 448 आर्टिकल है, 25 पार्ट है, 12 शेड्यूल है। शुरू में ऐसा नहीं था। जो पहले संविधान बना, अब संविधान जब इनिशियली ओरिजिनली बना था तो आप देखेंगे इसमें क्या था, 395 आर्टिकल, 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल थे। जो आर्टिकल अभी आपको दिख रहे हैं, 448, ये क्या थे, 395, यहां पे लिखा भी हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन एट ए ग्लांस। अभी की बात करें अगर, ठीक है, और ओरिजिनल भी मैंने लिख दिया है, अभी 448 है, ओरिजिनल आपके 395 थे। पार्ट्स की अगर बात करें, 25 पार्ट्स हैं, ओरिजिनली जो थे आपके 22 पार्ट्स थे, और शेड्यूल जो हैं वो 12 शेड्यूल हैं। ओरिजिनली देयर वाज 8 शेड्यूल, ओरिजिनली देयर वाज 8 शेड्यूल। क्या क्लियर, विजिबिलिटी का कोई इशू है क्या? फॉन्ट साइज कम है, फॉन्ट साइज कम है क्या भाई? कुछ देखने का इशू है? चिंता मत करो, मैं यहां पर एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास से फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेंगे, और फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताता चल रहा हूं, टेंशन मत लो। 2024 तक अगर बात करें तो लगभग 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। अमेंडमेंट क्या होते हैं, अमेंडमेंट के प्रोसीजर क्या होता है? अब देखो, जाहिर सी बात है, यहां पर आर्टिकल ऐड हुए हैं, 395 से 448 आर्टिकल हो गए, पार्ट्स ऐड हुए हैं, 22 से 25 पार्ट हो गए, शेड्यूल 8 से 12 हो गए। इसका मतलब इनमें संविधान में कुछ चेंजेस किए गए होंगे। वो चेंजेस का करने का क्या तरीका है, टोटल चेंजेस जो अब तक हो चुके हैं जब से संविधान इंप्लीमेंट हुआ अब तक 2024 तक की अगर बात करें तो लगभग 105 प्लस अमेंडमेंट हो चुके हैं। यस, और अमेंडमेंट भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन की वजह से होगा, बहुत सिस्टमैटिक वे में कोशिश की गई है कि ये पीपीटी आप तक बने, और जब ये पीपीटी आप तक पहुंचेगा, जब आप इससे चीजों को रिवाइज करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड द वैल्यू, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पीपीटी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, प्रेप हॉरिजन ऐप में आपको जाना है, अभी लास्ट में बता दूंगा कहां पर ये पूरे सीरीज का पीपीटी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आप पीपीटी डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऐप में जाके वहां से आप इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं लेक्चर वाइज, और लास्ट में कंप्लीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। तो डिटेल होने का क्या रीजन था, क्या ओरिजिनल कंडीशन थी और अभी की क्या कंडीशन है, ये बता देते हैं। एक जानकारी के लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर बात करें, जिसको आप नोट पॉइंट बोल सकते हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली हैड अबाउट 145,000 वर्ड। जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया लगभग 145,000 वर्ड थे। अगर मैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से अगर बात करूं तो वहां पर 4500 वर्ड हैं। तो डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यहां की सभी कंडीशंस को देखते हुए, यहां की सभी सुटेबल कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए बहुत लंबा डॉक्यूमेंट, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आर्टिकल को इंक्लूड किया गया, जिसकी वजह से बन गया है ये वर्ल्ड का लेंथियस्ट रिटन डॉक्यूमेंट। क्लियर है? क्लियर है भैया? क्लियर है? अच्छे से सुनते रहो, डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में सही कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि कलर कॉम्बिनेशन की वजह से साइड विजुअल ना हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं सारी चीजें यहां पर बता रहा हूं, और ये सब जो मेन चीजें हैं सब लिखी हुई हैं बड़ी बड़ी, चिंता मत करो। ठीक है, तो साथ साथ क्योंकि आपको नोट्स भी चाहिए होते हैं, तो इन्हीं को आप एज ए नोट्स, इन्हीं को आप रेफरेंस के लिए, एग्जाम्पल के लिए और रिवीजन के लिए सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई विल शेयर दिस, डोंट वरी। चलिए, ये तो पहला फीचर हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ब्लेंड ऑफ
दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये भैया रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का कंसेप्ट क्या, इसको जरा समझ लो, फिर आगे बात करते हैं। संविधान के आर्टिकल आपने देख लिए, 395 आर्टिकल थे। अब क्योंकि देखो संविधान बना, अब आज 75 साल, 80 साल, 100 साल, 200 साल, चीजें आगे बढ़ रही हैं, बहुत सारी चीजें नई भी आएंगी। जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था, आज आप एआई का यूज कर रहे हैं। हाँ, आज जो है टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुकी है। अगर इस बात को हम लोग कंपेयर करें कि 1950 में जब ये संविधान लगा था या उसके पहले जब ये संविधान बनाया जा रहा था, तब क्या आज के तरीके से सोशल मीडिया, साइबर जो बेसिकली चीजें रिलेटेड हैं, साइबर से रिलेटेड, क्या ये इतनी प्रचलन में थी? क्या बोलते हो? तो ऐसा कुछ इतना नहीं था ना। समय के साथ क्या हुआ, नई चीजें आई। अब देखो जैसे टेक्नोलॉजी आई तो टेक्नोलॉजी का यूज था, उसका साथ साथ मिसयूज भी स्टार्ट हो गया, और ऐसा हमेशा होता रहेगा, ऐसा अभी नहीं हुआ। कोई भी चीज आती है तो उसके एडवांटेज होते हैं, उसके डिसएडवांटेज होते हैं। ऑल द थिंग्स आर हैविंग सर्टेन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब जैसे आज की अगर बात करें तो साइबर या जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं, बट कुछ ना कुछ चीजें आप देख रहे हैं जैसे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। यस और नो? तो अगर ऐसी कोई सिचुएशंस है तो उनके लिए ऑब्वियसली हमें अपने, ऐसी कोई कंडीशंस है तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू इनकॉर्पोरेट द थिंग। हमें उनको रेगुलेट करने के लिए चीजें बनानी पड़ेंगी, इसीलिए आप अमेंडमेंट करते हैं। लेकिन अब हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ रिजिडिटी भी है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि भैया हम दोनों चीजों को लेके चलेंगे, ना ही हम कंप्लीटली फ्लेक्सिबल होंगे, ना ही हम कंप्लीटली रिजिड होंगे। अब यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिड का मतलब क्या समझ लो, संविधान को चेंज करना अगर कॉम्प्लेक्स है, जटिल कार्रवाई है, जटिल प्रोसीजर है, तो आपने बोल दिया भैया रिजिड है, इतना आसानी से आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, जहां पर चेंजेस को आसानी से ऑप्ट कर ले, एडॉप्ट कर ले, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। यस और नो? जैसी कंडीशन आपने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये दोनों आपको सिस्टम प्रोवाइड किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कुछ चीजों को आप बहुत आसानी से बदल सकते हैं। संविधान हमारा ये बोलता है कि कुछ जरूरत की चीजों को, बेसिक चीजों को अगर तुम चाहते हो उनको आराम से बदल लो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, उसको हम बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। अमेंडमेंट दैट रिक्वायर्ड ओनली अ सिंपल मेजॉरिटी। अभी हम लोग आगे चल के मेजॉरिटी की भी बात करेंगे, ठीक है? तो सब डिटेल में और भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए समझते हैं सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट में जितने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उस दिन आए हुए हैं, वो क्या कर लें, जितने प्रेजेंट हैं वोटिंग कर लें। 50% से ज्यादा अगर वोटिंग है चेंज कर दो, खत्म बात। फॉर एग्जाम्पल आज कुछ चेंज करना है, कोई बात चेंज करनी है, 100 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वहां पर पूछ लिया गया भैया बताओ भाई कितने लोग चाहते हैं इसको चेंज कर दिया जाए। तो जैसे ही 51 लोगों ने बोला कि हाँ भाई हम चाहते हैं इसको चेंज कर दिया जाए, चीजें चेंज हो जाएंगी। इसको आपने बोल दिया आसान भाषा में सिंपल मेजॉरिटी। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। हाँ, अब आपको कोई स्टेट्स और नया बनाना है, बना लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चेंजेस इन द सिटीजनशिप, सिटीजनशिप में अगर कोई चेंज करना है उसी कंडीशंस में, और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स करना है। स्टेट्स को अब होता ना कि किसी स्टेट से हटा के आपने कोई दूसरा स्टेट बना दिया। हाँ, पता है कि नहीं पता भैया? तो बिहार से झारखंड बना दिया गया, हाँ, यूपी से उत्तराखंड बना दिया गया। तो ये सब चीजें हैं, मतलब कि आपको जरूरत लग रही है, आप सिंपल मेजॉरिटी से ये चीजें कर सकते हैं। स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, नए स्टेट्स आप बना सकते हैं, और चेंजेस कर सकते हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड कि ये कंडीशंस हैं, इनको आप चेंज कर सकते हैं बाय सिंपल मेजॉरिटी। तो जब आप इस पूरे पॉइंट को देखते हैं कि भाई ये चेंज करना तो बहुत ईजी है, इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आर द रिप्रेजेंटेटिव। है तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहां पर बात को रखेंगे, और मेजॉरिटी अगर है तो ये चीजें चेंज की जा सकती हैं। ये आपका, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपको अलाउंस किया जा रहा है, ये दर्शाता है आपको कि भैया यहाँ पर चेंज करना आसान है, फ्लेक्सिबल है।
ये कॉन्स्टिट्यूशन के फ्लेक्सिबल नेचर को शो कर रहा है। लेकिन आगे देखो, इन्होंने बोला कि यहां पर आर्टिकल 368 इंपॉर्टेंट है भाई, आर्टिकल 368 ये इसने कुछ खास बातें बोली। इन्होंने बोला प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट मेकिंग इट नाइदर टू इजी नॉट टू डिफिकल्ट टू मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करने के लिए कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है? आर्टिकल 368, जो आपको ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कि किस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या कंडीशंस हैं। तो जैसा मैंने बताया कि कुछ चीजें हैं जो आसानी से बदली जा सकती हैं, कुछ में थोड़ी सी डिफिकल्टी है। जैसे अगर मैं बोलूं फंडामेंटल राइट्स, बहुत 1 घंटे इस पर बात करेंगे हम लोग। फंडामेंटल राइट में अगर कोई चेंज करना है, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अगर कोई चेंज करना है, ऑल इंडिया सर्विसेज में अगर कोई चेंज करना है, तो इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा। इनसे रिलेटेड अगर कोई चेंज करना है तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होगी स्पेशल मेजॉरिटी। और स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या है? टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउसेस एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब केवल 51% से काम नहीं चलेगा, 2/3 वोटिंग चाहिए फेवर में, तब आप चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ, अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई है, इसके अलावा भी खेल है। इससे भी इंपॉर्टेंट अगर कुछ मुद्दे हैं, इससे भी इंपॉर्टेंट अगर कोई सेंसिटिव चीजें हैं, उनमें अगर आप कोई चेंज करना चाह रहे हैं तो प्रोसेस और डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या चीजें हैं पहले समझते हैं। अगर आप चाहते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कुछ चीजों को आप चेंज करना चाह रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर, हाई कोर्ट्स और यूनियन जुडिशरी, हाई कोर्ट से रिलेटेड अगर कोई चेंज करना है, यूनियन जुडिशरी से रिलेटेड अगर कोई चेंज करना है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड अगर आपको कोई चेंज करना है, और एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, पावर्स को अगर एक्सटेंड करने के लिए कोई चेंज करना है, तब प्रोसीजर और खतरनाक है। तब ना सिंपल मेजॉरिटी से काम चलेगा, तब ना आपका स्पेशल मेजॉरिटी से काम चलेगा। उस केस में आपको चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी प्लस साथ साथ राज्यों का भी सहयोग चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेक्टिफिकेशन, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इन सभी पे हम लोग डिटेल पे बातचीत करेंगे और अच्छे से समझेंगे। अभी अगर आपको नहीं इसमें कुछ समझ में आ रहा, परेशान नहीं होना है। अभी मेरा मेन कंसर्न है आपको ये समझाने का कि जो मैंने बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो इस इन एग्जाम्पल की हेल्प से आप समझ पा रहे हैं कि कुछ चीजों को चेंज करना बहुत इजी है, सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाएगा। कुछ में थोड़ा सा प्रोसेस डिफिकल्ट हो जा रहा है, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनके लिए स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ स्टेट्स का भी रेटिफिकेशन चाहिए होगा आपको। तो प्रोसेस जो है आर्टिकल 368 यही बताता है कि ना ही बहुत आसानी से और ना ही बहुत डिफिकल्टी से आप इनको मॉडिफाई कर पाएंगे। जो कैसे कर पाएंगे वो तरीके बताए गए हैं। सभी को क्लियर है भैया? सभी को क्लियर है क्यों बोल रहे हैं हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो है इट्स अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर है? तो पहला पॉइंट आपने देखा कि सर लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन डॉक्यूमेंट है। दूसरा आपने बोला कि सर इसमें जो चेंज करना है वो बहुत ज्यादा आसान भी है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इश्यूज, जिसके बेसिस पे ये दर्शाता है, ये बताता है, ये बात बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल भी है। क्लियर है भैया? तो मैं चाहूंगा सभी लोग एक बार कंफर्म करते रहेंगे, सभी लोग एक बार कंफर्म करते रहेंगे। डिस्कशन क्लियर है? समझ में आ रही यहां तक की बातें? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गया है सभी को? चलिए और आगे बातचीत ले चलते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है ये समझते हैं। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बताता है कि देयर शुड बी अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। समझो इंडिया हैज अडॉप्टेड द वेस्टमिनिस्टर्स मॉडल। वेस्टमिनिस्टर्स मॉडल क्या है? ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फ्रॉम द ब्रिटेन। ये पूछ लिया जाता है, आगे चल के हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोगों ने अपना संविधान प्रिपेयर किया उसमें बहुत सारी चीजें, देखो बेसिक फंडा ये था कि हमें देश के हालात को देखते हुए संविधान जल्द से जल्द प्रिपेयर करना था। हाँ, अदरवाइज सारी चीजें अनकंट्रोल्ड थी
उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें हमें बहुत जल्द प्रिपेयर करनी थी। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सोचा कि एक काम करते हैं, जो चीजें जहां की बेस्ट हैं, अच्छा है तो अच्छा है, क्या दिक्कत है। जैसे हम लोगों ने बात करी थी गुड गवर्नेंस एक्ट की 1935 की, वहां से भी बहुत सारी चीजें एज इट इज ले ली गई हैं। अलग अलग कंट्रीज में जहां पर पहले से इस तरीके की व्यवस्था थी, वहां के संविधान को पढ़ा गया, समझा गया, और जिस संविधान का जो पार्ट अच्छा था, जहां का जो पार्ट अच्छा था, बेस्ट था, एक्सेप्टेबल था, और हमारे सिचुएशंस को सूट कर रहा था, हमारे देश की व्यवस्था के लिए सूट कर रहा था, हम लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया, ऑप्ट कर लिया। तो जैसे अगर मैं बात करूं, पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है आप बोल रहे हो, ये लिया गया है ब्रिटेन से। क्लियर है? ये लिया गया है ब्रिटेन से। अब क्या बोलता है, एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेटिव एंड द कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। जैसे समझो, पार्लियामेंट्री का मतलब क्या है, पूरा एक तंत्र होगा, कोई सर्वे सर्वा नहीं है, कोई भी सर्वे सर्वा नहीं है, प्रॉपर एक सिस्टमेटिक अप्रोच होगी। अब जैसे अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर बात करें, तो प्रेसिडेंट साहब जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, बट द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि जनता के द्वारा जनता के लिए प्रिपेयर किया गया ये संविधान है, तो जनता को रिप्रेजेंट करने वाला कौन है वहां पे। तो आगे कैसे इलेक्शन होता है, ये सब बातें करेंगे हम लोग, क्या उसके प्रोसीजर हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्लॉज हैं, बट हमारा डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जिनको आपने सेलेक्ट करके भेजा कि ठीक है आप हमारी बात करिए, जो आपके इलाके के, आपके शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, यस और नो, वो आपको वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने सेलेक्ट किया है प्रधानमंत्री कौन बनेगा। समझ लो? तो जाहिर सी बात है कि दोनों लोग के पास अपना अपना सेपरेट पावर है। ऐसा नहीं कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं, कोई कुछ भी अपना फुल कंट्रोल किसी के पास नहीं है। बेसिक अगर मैं बोलूं, तो अगर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ोगे और समझोगे, तो ये बात समझ में आ जाएगी कि सबको आजादी भी है और सबके लिए रिस्ट्रिक्शन भी है। सर्वे सर्वा कोई नहीं बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने यहां पर कोई भी सर्वे सर्वा नहीं बन सकता कि अब जो मैं कहूंगा वही होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। समझ लो? तो हर चीज को पावर भी दी गई है, बट उन पावर को के साथ साथ उन पे लगाम भी लगाई गई है। तो अनकंट्रोल्ड पावर नहीं है, मनमानी कोई नहीं कर सकता है। ठीक है? तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आप देख पा रहे हैं, जो हम सभी को जानना चाहिए। ठीक है साहब? तो अब जैसे मैंने बताया, अब यहां पर क्या प्रेसिडेंट साहब क्या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, विल एंड एडवाइस इलेक्टेड ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स की काउंसिल के बेसिस पे इनको अपॉइंट किया, बनाया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। नेशनल यूनिटी की बात होगी। ठीक है? अलग अलग कोई अपनी अपनी बातचीत नहीं करने वाला, आप अपने तरीके से रहिए, खाइए पीजिए मौज करिए, सब ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है? काउंसिल मिनिस्टर्स की अगर बात करें, लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। देखो, प्राइम मिनिस्टर साहब, ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनको लीड करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब। ठीक है? और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे बनेंगे प्रेसिडेंट साहब। समझ रहे हो? पैटर्न समझ में आ रहा तुम्हें? और डिटेल में भी बातचीत कर लेंगे। ठीक है? और पार्लियामेंट का पूरा रोल है, लोकसभा और राज्यसभा का रोल रहेगा, सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। तो देखो, ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब तो ठीक है। एक टर्म आप यहां पे ध्यान रख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू। अब ये जुडिशियल रिव्यू का क्या कंसेप्ट है, मान लीजिए आपने कुछ भी चेंज किया, पार्लियामेंट ने कुछ भी चेंज कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब ऐसा ये नहीं कि चेंज हो जाएगा, नहीं, पावर इनको दी गई कि आप चेंज कर सकते हैं अलग अलग मेजोरिटी की हेल्प से, लेकिन एट द एंड एक बात रखी गई, हर चीज का होगा भैया जुडिशियल रिव्यू। आपने कोई एक्ट बनाया, सब जगह से पास करा लिया, बहुत अच्छी बात है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को आपने फॉलो कर लिया, प्लस अब ऐसा नहीं है कि अभी एज इट इज इंप्लीमेंट हो जाएगा, जो करना आप कर लो, नहीं, उसके बाद उसकी की जाएगी विवेचना। हिंदी में क्या बोलते हैं, विवेचना। प्रॉपर जुडिशियल रिव्यू होगा, और जुडिशियल रिव्यू के बेसिस पे फिर यह डिसाइड किया जाएगा कि इसमें कुछ, इसको एक्सेप्ट करना है, इसको एक्सेप्ट नहीं करना है, इसको चेंज करना है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब बन गया
कोई भी एक्ट पास कर दिया गया तो बस अब एज इट इज उसी पे काम होगा। हर एक्ट को जुडिशियल रिव्यू की खरी जांच से होके गुजरना पड़ेगा। कुछ भी नया चेंज अगर आप करते हैं तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, जहां पर ये पावर है कि उन चेंजेस को निष्कासित, पूरी तरीके से खत्म, नल एंड वाइड भी किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी को ध्यान रखनी भाई। क्लियर है? डू रिमेंबर दिस पॉइंट। आई होप ये सारी भी बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो ये तीसरा फीचर था, दैट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जहां पर आपका जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट भी साथ साथ पैरेलल में काम कर रहा है, ताकि कोई बेलगाम ना हो जाए। ऐसा ना हो कि किसी को कंट्रोल करना ही नामुमकिन हो जाए, इसलिए ये सारे प्रोविजंस उस समय ही रखे गए। क्लियर है? ये तीनों फीचर्स आई होप सभी को क्लियर होंगे। और अगर क्लियर है तो चौथा बात कर लेते हैं फीचर जो है, दैट इज द फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी बायस। तो जनरली एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है, वो क्या है? क्वासी फेडरल। अब क्वासी फेडरल या फेडरल और यूनिटी का क्या मतलब क्या है? देखो, यूनिटी का मतलब तो क्या है? एक आदमी सर्वे सर्वा। फेडरल में है मिक्स, तो यहां पर क्या है? यूनिटरी पावर भी है और साथ ही साथ फेडरल सिस्टम भी है। जैसे यूनिक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया दैट कंबाइंस द बोथ फेडरल एंड द यूनिटी सिस्टम। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग सेंटर व्हाइल मेंटेनिंग स्टेट ऑन ऑटोनॉमी। तो यहां पर हम लोगों ने क्या करा? देखो, कुछ मुद्दे हैं, कुछ मुद्दों को दे दिया गया कि इसका पूरा देख रेख की जिम्मेदारी जो है वो सेंट्रल की है। यूनिटरी पावर हो गई, ठीक है। अब यहां पर फेडरल सिस्टम को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया? स्टेट को भी अपनी पावर दी गई कि आप स्टेट अपने तरीके से चलाइए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें उत्तर प्रदेश की बात कर ले, तो उत्तर प्रदेश की अपनी एक सरकार है और सेंट्रल में अपनी अलग सरकार है। एक ही पार्टी की हो सकती है, अलग अलग पार्टी की भी हो सकती है, ठीक है। तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के जो सीएम साहब हैं उनके पास है। और पूरे देश की जो अगर सेंट्रल की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो है वो पीएम साहब के पास है। सिंपल सा फंडा है। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जहां पर बोला गया दोनों लोग अपना मिल बांट के काम करो भाई। तो कुछ इश्यूज को रखा गया यूनियन लिस्ट में, कुछ इश्यूज को रखा गया कॉन्करेंट लिस्ट में, और कुछ इश्यूज को रखा गया सेंट्रल लिस्ट में। सेंट्रल लिस्ट में रखा गया 61 मुद्दों को। 61 मुद्दे जो हैं वो आपके पार्ट हैं स्टेट लिस्ट का। जैसे पुलिस की बात हो गई, पब्लिक हेल्थ की बात हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नेंस, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। यूनियन की अगर बात करें, डिफेंस की बात हो गई, मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, हाँ, तो वहां पे यूपी और बिहार नहीं चलेगा, हाँ, पूरे देश के लिए रक्षा मंत्रालय का तंत्र। फॉरेन अफेयर्स हो गए, साथ साथ करेंसी और एटॉमिक एनर्जी। ये ऐसे मुद्दे हैं जिसमें पूरा कंट्रोल जो है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। क्लियर है? और इसके साथ साथ कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनको आपने बोला कॉन्करेंट। 47 ऐसे इश्यूज हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, बैंकरप्सी हो गया। ऐसे कुछ इश्यूज हैं जहां पर दोनों लोगों का हस्तक्षेप रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप रहेगा और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल रहने वाला है। इसी सिस्टम को आप बोलते हैं। किसी एक को भी पूरी पावर नहीं दी गई है, एक की अपनी खुद की कुछ पावर है लेकिन कुछ लिमिटेशंस में। एज ए सीएम आपके पास पावर है बट लिमिटेशंस हैं। एज ए पीएम आपके पास पावर है और दोनों लोग मिलकर किन किन मुद्दों पर काम करने वाले हैं वो सारी चीजें भी हैं। ये दर्शाता है हमारे भारतीय संविधान को कि इट रिप्रेजेंटिंग द क्वासी फेडरल सिस्टम। क्लियर है? तो ये टर्म याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलते हैं। प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तो आप अच्छे से इन बातों को समझ पाएंगे। क्लियर है भैया? तो मैं चाहूंगा अगर ये सारी बातें आप तक जिस तरीके से मैं पहुंचाना चाह रहा हूं उस तरीके तक पहुंच रही हैं तो बेहतरीन तरीके से मुझे चैट बॉक्स में बताते रहो। ठीक है भैया? फेडरल फीचर्स की अगर बात करें, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरल नहीं है। ओरल कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है जहां पर कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे ब्रिटेन की आप बात कर रहे थे, वहां पर ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या करा भाई? जो मन करा, जो लोगों को सबको मेजोरिटी में लगा आज ये सही है वो सही है। अपना क्या है? ओरल नहीं है, रिटन डॉक्यूमेंट है। डिवीजन ऑफ पावर से जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं, बड़े क्रिमिनल लेजिस्लेचर है,
सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ऊपर संविधान, ठीक है, बाकी सब अपनी जगह, सबसे ऊपर किसको रखा गया? संविधान को रखा गया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी को अलग पावर दी गई है। जैसे आप यूएस में देखोगे, यूएस में जुडिशरी क्या है? खतरनाक पावर है जुडिशरी के पास। पार्लियामेंट को जो करना कर लो, ठीक है, अच्छी बात है, जुडिशरी पूरा कंट्रोल है उसके पास। तो केवल अगर पार्लियामेंट को, समझो क्वासी फेडरल का मतलब क्या है कि केवल अगर पार्लियामेंट को पावर दे देंगे तो दिक्कत है, जो चाहेंगे वो बनाएंगे, जो चाहेंगे वो हटाएंगे, यही है ना। और पूरी पावर अगर जुडिशरी को दे देंगे तो भी एक प्रॉब्लम है, फिर जुडिशरी पूरा सिस्टम को गवर्न करेगा। इसलिए ना पूरी पावर पार्लियामेंट को दी गई, ना पूरी पावर जुडिशरी को दी गई, मिक्स रखो इनको, समझ रहे हो, मिक्स रखो। तो ये पर्पज है जुडिशरी का है, यहां पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ड्यूअल पॉलिटी, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि दोनों लोग का अपना अपना अलग अलग रोल है। सेंट्रलाइज सब कुछ, एक पावर किसी के पास नहीं है, ना ही जुडिशरी के पास है और ना ही पार्लियामेंट के पास है। संविधान का ये नेचर हमें दर्शाता है, बताता है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए क्वासी फेडरल सिस्टम। क्लियर है भैया? आई होप ये क्लियर है। अगले अगर फीचर की बात करें तो ये बोलता है सेकुलर स्टेट, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्या बोला गया? इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। 42वां अमेंडमेंट एक्ट जो है प्रियम्बल में किया गया और उसके हिसाब से क्या बोला गया? सेकुलरिज्म इन इंडिया मींस सर्वधर्म समभाव, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। क्या है? हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सर्वधर्म समभाव, सभी के लिए समान भावना रखते हैं। और द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, किसी भी स्टेट का कोई ऑफिशियल, आप देखेंगे ऐसा नहीं हो कि किसी स्टेट का एक पर्टिकुलर रिलीजन हो, यस, कि उसके बेसिस पे कि हाँ इस पर्टिकुलर रिलीजन के लोग इसी स्टेट बनेंगे। जो जहां पर है आराम से रह सकता है, मौज करो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वल, सभी धर्मों को बराबर मान के चलना है। विदाउट फेवरिंग और डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर फेथ, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाए बिना, किसी एक पर्टिकुलर की भावनाओं को आहत पहुंचाए बिना सभी लोग अपने अपने धर्म को मान सकते हैं। एक हमारा फंडामेंटल राइट भी है, आगे चल के बात करेंगे। फंडामेंटल राइट भी है। अभी की अगर यहां पर बात करें, सेकुलर का मतलब क्या है? सब धर्मों की हम लोग क्या कर लेके चल रहे हैं? रिस्पेक्ट भैया, सब बढ़िया है। जितनी अपने धर्म की आप इज्जत कर रहे हैं उतने ही दूसरे धर्म की भी इज्जत कर रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आपने बोल दिया भैया इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, ठीक है। अब फीचर्स क्या है सेकुलरिज्म के, ये भी समझ लो। फीचर्स क्या है? नो स्टेट रिलीजन, किसी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं रहने वाला है, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट, सभी के लिए इक्वल ट्रीटमेंट है। रिलीजियस फ्रीडम, हर भारतीय नागरिक के पास किसी भी पर्टिकुलर धर्म को प्रैक्टिस करने का पूरी की पूरी स्वतंत्रता है। आप जिस धर्म को चाहें उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उस धर्म की बातों को मान सकते हैं, देश को उससे कोई दिक्कत नहीं है। नो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, किसी धर्म के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और रिलीजियस टॉलरेंस भी है। स्टेट प्रमोटर्स हार्मनी एंड द टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजन। उत्पात नहीं मचाना भाई, ठीक है। आप अपने धर्म को मानिए, कोई दूसरा अपने धर्म को मान रहा है, सब लोग मिलजुल के बेहतरीन तरीके से रहो। तुम्हारी वजह से सामने वाले को दिक्कत ना हो और सामने वाले के प्रैक्टिसेस की वजह से तुम्हें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखो आप, अब इसमें एक बात होती है कि सर जिस धर्म को मैं चाहूं मानूं, जिस जैसे फंडामेंटल अगर राइट की बात करें तो जो अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन भैया जो हमारे पास हमारे जो फंडामेंटल राइट जो हमें संविधान ने प्रोवाइड किए हैं वो फ्रीडम नहीं है टोटली, समझो, समझ रहे हो। फ्रीडम, टोटली फ्री होना एक चीज अलग है, जो मन में आए वो करो। फंडामेंटल राइट्स को इतनी पावर, यहां पर क्या है? यहां पर आपके लिए लीनियंसी रखी गई है, आपको तो आप उसका मिसयूज मत करिए। ऐसा ना हो कि बोलो सर मैं अपना फंडामेंटल राइट यूज कर रहा हूं, तो सामने वाले के भी तो फंडामेंटल राइट हैं, केवल आपके तो फंडामेंटल राइट है नहीं। आप अपने फंडामेंटल राइट को यूज कर रहे हैं, बिल्कुल यूज करिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि उससे दूसरे के फंडामेंटल राइट पे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है, दूसरे के फंडामेंटल राइट्स तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे हैं। लिबर्टी है, इट्स नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम।
in India, as per the Indian Constitution, the fundamental rights are the absolute freedom. क्लियर है बात सभी को? ध्यान रखना, ये नहीं कि सर बोलो जो चाहेंगे वो करेंगे, हमारा फंडामेंटल राइट है, हौके भी जाओगे, समझ रहे हो? उसके भी प्राविधान हैं। अपने फंडामेंटल राइट्स को इस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है, इस तरीके से उनको यूज करना है जिससे किसी और के फंडामेंटल राइट अफेक्ट ना हो, उनके भी फंडामेंटल राइट्स जो रहें वो मेंटेन रहें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रहेगा ध्यान? बोलो भाई, रहेगा ध्यान? हाँ, इतना शांति से क्या सुन रहे हो? इतना शांति से जब आप लोग सुनते हो तो जैसा हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में बोलते थे, इसकी दो ही पॉसिबिलिटी होती है। जब क्लास का माहौल एकदम बहुत ज़्यादा शांत हो जाए तो ये दो तरीके की संभावनाओं को जन्म देता है। पहली संभावना ये होती है कि जो आपको बताया जा रहा है वो सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और दूसरी संभावना यहाँ पर यह भी एक होती है कि अगर क्लास में बहुत ज़्यादा शांति है तो ये भी एक संभावना रहती है कि जो समझाया जा रहा है वो किसी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? तो इन दोनों कंडीशंस में क्लास बिल्कुल एकदम क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। तो एज बहुत समय तक हम लोगों ने ऑफलाइन भी क्लासेस ली, तो आज वो बात याद आ रही है, तो मुझे बताते रहना भाई कि हम लोग किस पॉसिबिलिटी के साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी कि हाँ चीजें समझ में आ रही हैं, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बीच बीच में कमेंट्स करके आप ये बात मुझ तक पहुंचाते रहिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर बात करें, प्रीएम्बल जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे, समझेंगे प्रीएम्बल क्या है। आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे 25 से 28, जो आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन की गारंटी प्रोवाइड करते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा। यहां पे कुछ बातें की पॉइंट्स में बता देता हूं। आर्टिकल 14 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अब इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मतलब क्या? देखो, कोई कुछ भी हो, है तो सब भारत के नागरिक ना भैया, और अगर आप भारत के नागरिक हैं, लॉ सबके लिए समान है। आपकी क्या पोजीशन है, आपकी क्या हस्ती है, आप कितने बड़े बिजनेसमैन हो, आपके खाते में 10 रुपए हैं या आपके खाते में 10 लाख करोड़ों रुपए हैं, कोई मतलब नहीं है। जब बात आएगी नियम कायदे की, कानून की, तो वो नियम कायदे कानून जो है वो हर सिटीजन के लिए बराबर हैं। उसमें आपकी पोस्ट, उसमें आपकी पावर, उसमें आपके पैसे के बेसिस पे कुछ अलग से प्रोविजंस नहीं है। ध्यान रखना आपको। दैट इज रिफर्ड एज द इक्वलिटी बिफोर द लॉ। लॉ के सामने सब समान है, कानून के लिए सब समान है, इस बात का ध्यान रखना। और इस बात की जो गारंटी है वो आपको मिलती है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 14 से, ठीक है। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं कि भैया प्रियम्बल के क्या सेकुलर वर्ड का क्या मतलब है? डिक्लेयर्स इंडिया एज ए सेकुलर कंट्री, प्रियम्बर में डिक्लेयर किया गया। आर्टिकल 25 से 28 जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके समझ रहे हैं। आर्टिकल 15 बोलता है प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द रिलीजियस ग्राउंड। धर्म के आधार पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, धर्म के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 ऑफ भारत का संविधान आपको यह बात बताता है। समझ रहे हो? क्लियर है यहां तक? एक बार थम्स अप बना देंगे चैट बॉक्स में अगर यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है। तो ये पूरी कहानी थी रिलेटेड टू द सेकुलर स्टेट। ये पूरी कहानी थी रिलेटेड टू द सेकुलर स्टेट। क्लियर है? चलिए साहब, थोड़ा सा और बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और लगभग 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अब आ जाते हैं अगली कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो कि बोलती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस। इसका मतलब क्या है? तो देखो, सबको वोट का अधिकार है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। 1 पर्सन 1 वोट, हर आदमी के पास एक वोट का अधिकार है। 18 साल से उम्र, 18 साल या उससे ज्यादा का हर उम्र का इंसान जो है वो वोट कर सकता है, उसके पास वोटिंग का राइट है। और ये 1 पर्सन 1 वोट पॉलिसी है। ये राइट जो है ये रिगार्डलेस, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बस एक चीज है कि आप भारत के नागरिक हैं और आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, बस दैट्स इट। इतना काफी है कि आपको वोटिंग का अधिकार मिलता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
कास्ट के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे और इकोनॉमिकल स्टेटस के बेसिस पे। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल, जस्ट यू नीड टू अचीव द एज ऑफ 18 ईयर्स और मोर। तो आपके वोट का पूरा पूरा अधिकार है आपको और उसकी पूरी पूरी वैल्यू है। पहले ये बात जो है ये 21 साल उम्र हुआ करती थी, जिसको 18 साल कर दिया गया है। ध्यान रखना भैया ये पॉइंट, 61st अमेंडमेंट 1988 में। अर्लियर जो वोटिंग की एज थी वो 21 साल थी, जिसको 61 अमेंडमेंट, अभी मैंने बोला ना 105 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं, 105 से ज्यादा बदलाव हो चुके हैं। तो जो 61 अमेंडमेंट था उसने आपके वोटिंग के राइट्स में की अगर बात करें तो उसकी उम्र को रिड्यूस कर दिया गया, जो कि पहले 21 साल थी और इस अमेंडमेंट के बाद 18 साल आपके वोटिंग के लिए एज हो गई है। क्लियर है भाई? चलिए, तो वही सारे की फीचर्स जो मैंने यहां पर बताए, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा। हर एडल्ट सिटीजन का वोट जो है वो बिना डिस्क्रिमिनेशन के एक्सेप्ट किया जाएगा। इक्वल वैल्यू है, जो मेरे वोट की वैल्यू है वो आपके वोट की वैल्यू है अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, या जो मेरे वोट की वैल्यू है किसी की भी। हाँ, कोई मंत्री जी हैं, कोई विधायक जी हैं, कोई सांसद जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के किसी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोई भी है, जो कोई भी भारत का नागरिक है, उन सभी के वोट्स की जो वैल्यू है वो सेम है। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं अलग अलग। सीक्रेट बैलेट का कंसेप्ट है, वोटिंग इज डन इन सीक्रेसी। आप जाइए वोट दीजिए, कोई नहीं आपसे पूछने वाला आपने किसको वोट दिया, कोई आपको बताने वाला नहीं कि आप किसको वोट दो। वोट आपसे मांगा जा सकता है, किसको वोट देंगे ये आपकी चॉइस है। आप बिल्कुल नहीं बताना चाहते बिल्कुल मत बताइए, तो जिन लोगों ने वोटिंग किया होगा वो इस बात को भी समझ पाएंगे। आप जाते हैं, बढ़िया डब्बा लगा होता है, शांति से जाकर अपना वोट डालो, इंक लगवाओ, चले आओ। ठीक है, तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि किसको वोट दे के आए और क्यों दे के आए हो, ये पूरी पूरी तुम्हारे पास इसकी पावर है। फ्री एंड फेयर, वोट डालने का कोई पैसा नहीं लगेगा भैया। ठीक है, कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, उनके रूल के तहत उनके हिसाब से इलेक्शन की कार्रवाई पूरी कंप्लीट करने के लिए क्या है, कंप्लीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन का प्राविधान है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जो आप बोल रहे हैं इंडिया के बारे में अगर बात करें, 96 करोड़, 96 करोड़ से ज्यादा वोटर है हमारे पास और 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस रहते हैं। क्लियर है? इंडिया कंडक्ट्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज एवरी फ्यू ईयर्स। तो कोई ना कोई चुनाव के पास लगे रहते हैं और ये बहुत दुनिया की सबसे बड़ी प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया, जिसको इंडिया लगातार टाइम टाइम पे कंडक्ट करता रहता है। क्लियर है भैया ये फीचर? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट क्या है, क्या इसके की प्रोविजंस थे, क्या इसके की एलिमेंट्स थे, आई होप सभी को क्लियर है। अगला अगर बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी बताया ना थोड़े पहले कि पार्लियामेंट से मान लीजिए कोई एक्ट, कोई लॉ अपने पास भी कर लिया है, बट ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से जुडिशरी सिस्टम कार्य कर रहा है और वो उसको रिव्यू करेगा, उसमें किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा गया भारतीय संविधान में। क्या कहा गया? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन जुडिशरी को बोला गया गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भैया देखना, हाँ, गार्जियन का काम क्या है? गाइड करते रहो, पूरी देख रेख रखना कि ऐसा ना कोई कुछ भी कर रहा है। हाँ, तो इसके लिए ये पूछ लिया जाता है कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला गया? दैट इज द इंडियन जुडिशरी। क्लियर? इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम। द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द अपेक्स ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, ensuring the rule of law is maintained and the constitution is upheld। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये जिम्मेदारी दी गई, और जितने भी, जैसे आपके पहले, हाँ, इसमें भी पूरी हायरार्की है, हाँ, इसका भी पूरा एक सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके बाद हाई कोर्ट्स हो गए, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, फिर लोअर कोर्ट्स हो गए, यस और नो। तो सबसे ऊपर जुडिशरी का सबसे मेन तंत्र जो है, तंत्र का सबसे ऊपर का हिस्सा, मेन हिस्सा जो है
वो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है, ये काम दिया गया है कि स्टैंड द अपेक्स ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इंश्योरिंग दैट रूल ऑफ लॉ इज मेंटेन्ड एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड। रूल ऑफ लॉ जो है भैया वो मेंटेन रहे। की फंक्शंस क्या है? जुडिशरी एक्ट एज द इंटरप्रेटर एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को समझना और उसको समझाने की जो काम है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी दी गई है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। क्लियर है? जुडिशियल रिव्यू की पावर के साथ। जुडिशियल रिव्यू की पावर क्या होती है, इसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो भैया सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, जज साहब अगर हैं तो उनको आप आसानी से नहीं हटा सकते हैं। कोई अगर जज हैं तो उनका जो टेन्योर है उसको आप पूरा करने देंगे, उसके लिए पूरा सिक्योरिटी के प्रोविजंस हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फ्रीडम ऑफ फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा आपको। एंड कंटेंट ऑफ कोर्ट पावर, कोर्ट के की डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी प्रावधान है, कार्रवाई हो जाएगी तुम्हें। अगर तुम इन कोर्ट को अपने काम करने से किसी तरीके से भी डिस्टर्ब कर रहे हो, हाँ, तो फिर आपके पास आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा, लीगल एक्शन आपको फेस करना पड़ेगा। पावर्स क्या दी गई है सुप्रीम कोर्ट को? ओरिजिनल जुडिक्शन डिस्पाइट बिटवीन द, अगर कभी ऐसा होता है कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी इशू को लेके, किसी पॉलिसी को लेके, किसी बात को लेके, उसको संभालने की, उसको सुलझाने की जिम्मेदारी है आपके पास सुप्रीम कोर्ट के पास। अपीलेट जुरिडिक्शन, अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स, आपका कोई मुद्दा है नहीं सॉल्व हो रहा, चलते चले जाओ ऊपर तक, पूरा पावर है। तो लोअर कोर्ट से पहुंचो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पहुंचो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से पहुंचो सुप्रीम कोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है भैया? एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन, एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, राष्ट्रपति साहब को अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड किसी इशू पे जानकारी चाहिए, सलाह चाहिए, किसके पास जाएंगे वो? ये कौन, किससे पूछेंगे, कौन बताएगा उनको? दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू की पावर है, जैसा मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी लॉ हैं वो भारत के संविधान के आधार पे वैध हैं कि नहीं है। भारत का संविधान की जो मेन मूलभूत आत्मा है उसके हिसाब से, उसी तरीके से क्या वो नए लॉज आप बना रहे हैं उनको मेंटेन रखते हुए इस बात की रिव्यू करने की जो पावर दी गई है वो आपके सुप्रीम कोर्ट के पास है। रिट जुरिडिक्शन, तो इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स थ्रू द रिट्स, आपके फंडामेंटल राइट्स पे कोई दिक्कत हो पहुंच जाओ सुप्रीम कोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? फंडामेंटल राइट्स में कोई भी दिक्कत आपको लग रही है, फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वायलेट हो रहे हैं, आप जाके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, डायरेक्ट सुनवाई होगी उसमें। क्लियर है? तो ये सारी पावर जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की हैं, जिसका अपेक्स जो है, मेन जो है, टॉप पे जो है, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। क्लियर है भैया? आई होप ये बातें सभी को क्लियर है। यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं, एक बार साथ साथ कंफर्म करते रहेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग चलते हैं अगले फीचर की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें, दैट इज द सिंगल सिटीजनशिप। ये सब नहीं चलेगा, चार चार जगह की नागरिकता लिए घूम रहे हो। सिंगल सिटीजनशिप, भारत में रहना है तो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट चलेगा। क्या है समझ लेते हैं। डिस्पाइट द फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिया हैज द सिंगल सिटीजनशिप फॉर ऑल द सिटीजन्स। आप यूपी से हैं, आप बिहार से हैं, आप आसाम से हैं, आप उत्तराखंड से हैं, आप हिमाचल प्रदेश से हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। भारत में जो रह रहा है वो सब भारतीय है ना भैया, समझ रहे हो? तो ये नहीं बोलेंगे कि हम नहीं हमारा, हम यूपी से हैं तो हमारा कुछ अलग सिटीजनशिप नहीं। भारत में है, भारत का संविधान, भारत की सदस्यता, नागरिकता। एवरी इंडियन इज अ सिटीजन ऑफ द इंडिया ओनली, नॉट ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट। दिस इज अनलाइक द यूएसए। यूएसए में सिस्टम क्या है कि अगर आपका कोई सिटीजन है वो दो ड्यूल सिटीजनशिप भी ले सकता है। इंडिया में ये प्राविधान नहीं है। ठीक है? इंडिया में ये प्राविधान नहीं है। इंडिया में आपको सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करना पड़ेगा। सिंगल सिटीजनशिप प्रमोट्स द नेशनल यूनिटी,
ठीक है, आप अलग अलग स्टेट में रह रहे हैं, कुछ रह रहे हैं। अब अगर हमारे पास भी भारतीय नागरिकता, आपके पास भी भारतीय नागरिकता है, तो भारतीय भारतीय भाई भाई, ठीक है। हो सकता है, हाँ, हो सकता है कि कुछ इश्यूज आपके चल रहे हो, बट स्टेट वाइज चल रहे हो, डिस्ट्रिक्ट वाइज चल रहे हो, सब बात की बात है। देश की जब बात आएगी तो हम सभी क्या है, भारतीय हैं। तो इससे हम लोग यूनिटी को मेंटेन कर पा रहे हैं। इस पर्पस के लिए, इस मकसद से, इस उद्देश्य के साथ हर नागरिक को सिंगल सिटीजन के लिए बोला गया, सिटीजनशिप के लिए बोला गया। इंटीग्रेशन रहेगा भैया, और सेंस ऑफ द कॉमन आइडेंटिटी अमंग ऑल द इंडियंस। मैं हूं और अगर इधर कोई असम में है, हा? कोई और किसी अगर स्टेट में है, हम लोगों के रहन सहन, खाना पीना, सोचना, हाँ, कल्चर, सब में डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट कॉमन क्या है भैया? जैसा मैंने बताया, कॉमन है कि हम, वो भी भारतीय है और मैं भी भारतीय हूं। क्लियर है? वी बोथ आर इंडियन, इट प्रोवाइड्स सम कॉमन सेंस, कि कॉमन आपको लगेगा कि हम मिले जुले हैं, इस बात का एहसास कराने के लिए, इस बात को मेंटेन करने के लिए, जिससे देश की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, देश में यूनिटी मेंटेन रहे। इसलिए इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप के कंसेप्ट को रखा गया। तो आई होप ये बात भी सभी को क्लियर हो गई है। तो ये कुछ आपने मेन फीचर्स देखे भारतीय संविधान के। क्लियर है? तो भैया ध्यान रखना है, अपना जो संविधान है दैट इज द लिविंग डॉक्यूमेंट, और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मर्जली अ लीगल डॉक्यूमेंट। ये केवल एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बट इट इज अ लिविंग एंटिटी दैट कंटिन्यूज टू इवॉल्व विद द नेशन। It embodies the hopes of the aspirants of the over a billion of people, guiding India towards more just, equitable and the democratic society। और अंबेडकर साहब ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, ये केवल वकीलों के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है, हाँ, नॉट द लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्प्राइट ऑलवेज अ स्पिरिट ऑफ एज। ठीक है भैया? तो ये शब्द जो अभी अभी आपने देखे वो डॉक्टर अंबेडकर साहब के हैं। तो ये आज हम लोगों ने इस लेक्चर में बात कर ली है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में। हो सकता है कुछ आज फॉन्टिंग का इशू हो, कलर का इशू हो, ये चीजें आपको ना दिखी हो। यकीन मानिए मेरी इस बात का कि जब आप इस पीपीटी, जब ये पीपीटी आपके पास होगा, ये क्लास का पीडीएफ आपके पास होगा, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको यूज कर पाएंगे अपने रिवीजन के लिए, अपने नोट्स के लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक काम कर लेंगे, ये जो क्लास के नोट्स हैं, ये क्लास के नोट्स जो हैं वो दोनों फॉर्मेट में, एक जो मैंने मार्किंग की है उसके साथ, और एक इसकी ओरिजिनल फाइल। तो ओरिजिनल फाइल प्लस क्लास का जो है, ये दोनों ही आपको अपलोड कर दिए जाएंगे ऑन द प्रेप हॉरिजन ऐप। तो प्रेप हॉरिजन ऐप पर जाकर आप सभी लोग इस नोट्स को एक्सेस कर पाएंगे। इसमें आपको एक, जब आप इस ऐप में जाएंगे तो एक कैटेगरी मिलेगी जुडिशरी एग्जाम की। तो यू विल फाइंड अ कैटेगरी दैट इज द जुडिशरी, और वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, या फिर वाईटी पॉलिटी नोट्स करके एक फोल्डर होगा जहां से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? तो पीडीएफ कहां पे मिलेगा ये मैंने आपको बता दिया है। लेक्चर वाइज पीडीएफ मैं यहां पर अपलोड करवा दूंगा, और साथ ही साथ आपको जब ये सब्जेक्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो जितने भी क्लास के पीडीएफ हैं उनको मर्ज करके एक ही फोल्डर, एक ही फाइल में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर पाएं। तो अगर आपको आज की सभी बातें सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं, तो शो सम एनर्जी इन द चैट बॉक्स। और जो लोग अभी इन क्लासेस को लाइव नहीं देख रहे हैं, बाद में देखते रहेंगे अलग अलग एग्जाम के लिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके लिए बहुत ही सारी चीज़ें यहाँ पर यूजफुल रहेंगी। तो मैं उन सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर बताते जाएं। हर लेक्चर में मैं आपसे लोगों से बोलता हूं कि एक कमेंट आप जरूर करके जाइए कि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस क्या रहा। अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप उसको अप्रिसिएट करिए। आप थम्स अप बना सकते हैं, आप दिल का साइन बना सकते हैं, जो जैसे जो भी तरीका आपको समझ में आता है अप्रिसिएट करने का, कमेंट बॉक्स में आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अच्छा रहेगा, एनर्जी मिलेगी मेरे को भी, और इसी तरीके से और भी नए नए इनिशिएटिव
और भी नई नई चीज़ें मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा, जो आपके अलग अलग एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हैं। जहाँ जहाँ पर भी आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, डू लेट मी नो, मुझे बताते रहिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करता रहूँगा कि आपकी उन समस्याओं को बेहतर से बेहतर तरीके में सॉल्व किया जाए। तो इस पूरी प्रिपरेशन में जिस एग्ज़ाम के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप एई जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सिविल इंजीनियर हैं, आप जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए, आई एम विद यू ऑल, जहां पर आपको लगातार ये इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जुडिशरी एग्जाम के लिए, ठीक है, तो ये लेक्चर जो हम लोग देख रहे हैं ये सभी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए भी उतने ही यूजफुल हैं। ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस सीरीज. Yes, do let me know your response in the comment box. Keep liking and keep sharing the session if you are finding it useful for all of you. This was all about for this class. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन. थैंक यू एवरीवन. कीप लर्निंग और बेहतरीन तरीके से अपना ध्यान रखिए. थैंक यू.